आफ्टरनून सबको। सबको गुड आफ्टरनून भाई। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे आर्बिट्रेशन वाला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 11, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। ये हम लोगों ने शुरू किया था और आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू किया है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अभी तक लॉ के प्रोविजंस शुरू नहीं हुए हैं, कोई सेक्शन शुरू नहीं हुआ है। अभी हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आई? हम लोगों ने कल के क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को इटसेल्फ डिफाइन नहीं किया गया, उसे बताया गया है कैसे क्या आगे आएगा। लेकिन आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है, जो ये हम पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने आपके लिए जो इशू किया है मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अनुसार आर्बिट्रेटर का अर्थ क्या है? तो आर्बिट्रेटर वर्ड का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है। किस लिए अपॉइंट किया जाता है? टू डिटरमाइन, यानी कि सॉल्यूशन देने के लिए उन डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स का जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज में आ जाते हैं। और वो डिस्प्यूट ये सॉल्व करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं जी? क्योंकि पार्टीज ऐसे पर्सन को, जिसको हम आर्बिट्रेटर बुला रहे हैं, उसे म्यूचुअल कंसेंट से क्या करते हैं जी? अपॉइंट करते हैं। सिर्फ पार्टीज का अपॉइंट करना काफी नहीं होता। जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है, यानी कि मैं अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा हूं तो मुझे भी क्या करना होगा जी? अपनी कंसेंट देनी होगी। आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कब तक कंप्लीट नहीं होती? जब तक वो एक्सेप्ट ना कर ले। आर्बिट्रेटर ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो। और आर्बिट्रेटर एक तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल के तौर पे माना जाता है इस पर्सन को, और इसका द्वारा दिया गया फैसला क्या होगा जी? बाइंडिंग होगा पार्टीज पे। ये बात समझ में आई? अगर आर्बिट्रेटर का कोई भी इंटरेस्ट होता है तो वो पार्टीज को पहले से बता दे। अगर वो छुपाएगा तो बाद में इस इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पार्टीज खुद से अपॉइंट कर सकती हैं। पार्टीज ये बता सकती हैं कि कौन पर्सन अपॉइंट करके देगा आर्बिट्रेटर। और पार्टीज चाहे तो ये भी कह सकते कि इस पोस्ट को जो भी होल्ड कर रहा होगा वो क्या करेगा जी? मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा। ऐसा भी कह सकती हैं पार्टीज। इतना हमने पढ़ा था। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें एक क्वेश्चन आपका बना, एडीआर क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आर्बिट्रेशन क्या है, और तीसरा क्वेश्चन आर्बिट्रेटर कौन होता है। ये एक 3 अलग अलग टॉपिक है, ये कह लो, जो आपके कंप्लीट हो गए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज ही आया है क्लास में? ओके, ठीक है जी। अभी तक कुछ बातें मैंने बोली वो आपको समझ में आई थोड़ी बहुत? ठीक है, आप एक बार इधर। ऐसा है, देखो, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है। अब आप दोनों आज ही आए हो, आप दोनों दोस्त हो, बोलो भाई। पैसा पता है दोस्ती भी बिगाड़ देता है कई बार। मान लो तुम्हारे बीच में आ गया, वो पैसा ही बीच में आ गया, जमीन का झगड़ा हो गया। आप कह रहे हो जमीन मेरी है, वो कह रहे हैं जमीन मेरी है। अगर ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है तो आप डिस्प्यूट को सोल्व करवाने के लिए कहां जाते हो? कोर्ट में। कोर्ट केस फाइल किया जाता है कि जज सारे एविडेंसेस देखेंगे, आप दोनों की बात सुनेंगे, सारी चीजें चेक होंगी। उसके बेसिस पे क्या होगा जी? जज डिटरमाइन करेंगे, कोर्ट डिटरमाइन करेगा हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इतना सबको आपको पता है दोनों को कि कोर्ट जाते हैं। ठीक है जी। बस इसमें क्या है, ऐसा है कि कोर्ट के पास ना केस बहुत सारे हैं, तो कोर्ट के ऊपर बर्डन हो जाता है। इस चीज के लिए हम एक अलग तरीके से एक प्रोसेस ढूंढ के लाए हैं जिसका नाम आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन एक ऐसा तरीका है जो क्या करता है जी? कोर्ट में जाए बिना इसमें एक पर्सन अपॉइंट होता है जो आप दोनों का झगड़ा सुलझा देगा। आपका डिस्प्यूट है, मान लो आप मुझे अपॉइंट करो, मुझे नहीं जानते ना आप भी नहीं जानते, तो ऐसा तो है नहीं मैं किसी की साइड लूंगा। मैं क्या करूंगा? आप दोनों की बातें सुन करके जो भी अच्छा फैसला होगा वो सुना दूंगा। और अगर आपको वो पसंद आ गया तो आप क्या बोलोगे? हमने हमारा डिस्प्यूट कोर्ट से सोल्व ना करवा के हमने कैसे सोल्व करवाया है जी? आर्बिट्रेशन से। इतना सा पड़ा है, ठीक है। और जिसको तुम अपॉइंट करोगे मुझको, मैं क्या कहलाऊंगा? आर्बिट्रेटर। डन? ठीक है जी। चलो फिर अब आगे बढ़ेंगे। बाकी बच्चे कल आए हैं या परसों से आए हैं या आज से आए हैं? आई होप कि कोई डाउट है नहीं, हमने अभी डिस्कस किए थे। स्टिल कोई डाउट होगा आगे डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम आगे बढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ने के लिए दी थी, पढ़ के आए हो? बहुत अच्छी बात। जो नहीं पढ़ के आया आगे से ऐसा ना करें, जो भी काम दिया जाए उसे पढ़ के आए। कभी भी अगर मैं कुछ पढ़ने के लिए दूं तो पक्का पढ़ के आना, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं रूटीन में कह दूंगा ये भी पढ़ के आओ, ये भी पढ़ के आओ। जब कुछ टॉपिक्स इतने जरूरी होते हैं कि उनकी एक प्री रीडिंग आप ले लोगे तो आपके माइंड में कुछ चीजें क्रिएट हो जाती हैं। या तो आप सब कुछ समझ गए, बहुत अच्छी बात,
नहीं समझे तो कुछ कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं जिसके कारण वो क्लियर नहीं होता। तो जब मैं पढ़ाऊंगा वो डाउट क्लियर होते चलेंगे और एक अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो जाएगी। ये चीज समझ लेना अच्छे से, ठीक है जी। अब नहीं पढ़ के आए कोई बात नहीं, अगली बार जब कुछ पढ़ने के लिए दूं तो वो पढ़ के आए पक्का। आज की क्लास में सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है। स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, क्योंकि 4 नंबर में ये क्वेश्चन बना के कुछ हासिल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब एक ही लाइन का है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब सोल आर्बिट्रेटर, मतलब एक आर्बिट्रेटर, और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर का मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कितने होते हैं? 2 या उससे भी अधिक। अब जब बात आती है कि क्या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आ गई बात समझ में? यानी कि 2 भी अपॉइंट हो सकते हैं। बट कानून जब बना, अब देखो ये लीगल डेफिनेशन शुरू होंगी धीरे धीरे। लॉ में आगे लिखा है, आएगा सेक्शन बताऊंगा जब, कि देखो सेक्शन 10 ये कहता है, 11 ये कहता है, तो उसमें बताएंगे। बट मैं अभी आपको बता दूं कि एक से ज्यादा का मतलब होता है 2, कि 2 आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इशू क्या आता है कि 2 लोग अगर किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे तो या तो ऐसा होगा कि दोनों हाँ कह दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों मना कर दें, ठीक है जी, भाई मैंने बोला 2 अपॉइंट हो गए, मुझे भी अपॉइंट कर लिया, विपिन सर को भी अपॉइंट कर लिया, हम दोनों ने अपॉइंट होने के बाद ये कहा कि आप केस जीतते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों ने कहा आप हारते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कहां आती है? कि 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिए, एक यस कह रहा है, एक नो कह रहा है, तो किसकी मानी जाएगी? तो इसलिए लॉ ने मना कर दिया कि कभी भी 2 आर्बिट्रेटर नहीं हो सकते, इवन नंबर कभी नहीं होगा। 3 हो सकते हैं, क्योंकि 3 में क्या होगा, या तो तीनों हाँ करेंगे या तीनों ना करेंगे, या 3 में से एक ने हाँ एक ने ना कर दी, तो तीसरे वाला या तो हाँ करेगा या ना करेगा। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं बताता, है ना, कि ये आर्बिट्रेटर भी मेरा दोस्त है, ये भी तो, ऐसे नहीं, बताना पड़ेगा भाई। तो वो 2:1 हो जाएगा अपने आप। 4 अपॉइंट कर दिए तो फिर वही कहानी, 2 एक तरफ 2 एक तरफ हो जाएंगे। तो बोला गया भाई इवन नंबर नहीं अपॉइंट करना है, ओड नंबर में अपॉइंट होते, ये आगे आएगा, ठीक है। अब अपन ये 2 गुड्डी हैं, गुड्डी 1 और गुड्डी 2। गुड्डी 1 ने नाम बताया अपना योगिता, ठीक है जी। अब जितनी भी घटनाएं होंगी वह सब काल्पनिक है, ठीक है जी, उसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। अगर लगता है कि हमारा नाम हटा दिया जाए तो हम हटा देंगे, और लगता है नहीं जी कोई बात नहीं चलने दो तो चलने देंगे। कोई ऑब्जेक्शन जी? नहीं है जी, ठीक है जी। नाम के अलावा बाकी सारी घटनाएं काल्पनिक होगी, ठीक है जी, कोई भी फील ना करे, ओके। अब योगिता का और श्वेता का दोनों का अगर डिस्प्यूट हो रहा है, आ गई बात समझ में, तो ये क्या करेंगे जी, एक पर्सन को अप्रोच करेंगे, और वो पर्सन मान लो मैं हूं। तो जब मुझे अप्रोच करते हैं, मैं आर्बिट्रेटर नहीं हूं, मैं इनके लिए क्या हूं, एक पर्सन हूं। और जब मैं हाँ कर दूं कि हाँ मैं आपका आर्बिट्रेटर बनने के लिए रेडी हूं, तो मैं क्या हूं, आर्बिट्रेटर हूं। हाँ, वैसे अगर मैं कहूं जी मेरा काम है आर्बिट्रेशन करवाना, तो मेरा प्रोफेशन ही क्या है, आर्बिट्रेटर का है, वो मैं बोल सकता हूं। बट पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपॉइंट होगा एक पर्सन, क्या है, आर्बिट्रेटर। मेरी जगह या मेरे साथ अगर मान लो फॉर एग्जांपल 2 लोगों को अपॉइंट कर लिया, कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, मना करो, 2 अपॉइंट ही नहीं हो सकते। कितने अपॉइंट हो सकते हैं? 3, ठीक है। एक्टिव हो जाओ, सिर्फ सुनो मत। आई बात समझ में? कानों में आवाज नहीं जानी चाहिए, वो आवाज क्या है, सवाल है, कोई डाउट है, क्या बोला जा रहा है, उस पर भी ध्यान दो, प्रोसेस भी करो, ठीक है। हियरिंग मत करो, सिर्फ लिसनिंग करो, सुनो मत, सिर्फ प्रोसेस भी करो उसको, इन्फॉर्मेशन को। मेरी आवाज के अलावा इस समय पे आपके कानों में पंखे की भी आवाज जा रही है, बस ध्यान नहीं दे रहे आप। आई बात समझ में? जितनी भी आवाज कानों में जा रही है इस समय, जो भी साउंड एंटर कर रही है, वो हियरिंग है, वो मत करो। लिसनिंग, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझो भी, क्या पूछा है। मैंने बोला मेरी जगह 2 अपॉइंट हो सकते हैं, हाँ, क्यों हाँ? ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, 2 अपॉइंट नहीं हो सकते, 3 होते हैं, समझे। एक से ज्यादा मेरे साथ 2 अपॉइंट करे तो 3 हो जाएंगे, मेरी जगह करेंगे 2, नहीं हो सकता। जब ये 3 लोगों को अपॉइंट कर ले तो वो हम तीनों क्या कहलाएंगे, आर्बिट्रेटर्स। लेकिन जैसे ही अपॉइंटमेंट पूरी हो जाती है और डिस्प्यूट को सुनने की तरफ बढ़ा जाता है, यानी कि सुनवाई जब शुरू होगी,
तो वो उसको आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के नाम से नहीं बुलाएंगे, हम उसको बदल के क्या बोलना शुरू कर देंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कि पार्टीज कहां जा रही है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जा रही है। यानी कि जब आर्बिट्रेटर अकेला या पैनल अपॉइंट हो जाता है तो उसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के नाम से बुलाते हैं। आ गई बात समझ? बोलो भाई। कोर्ट है, कोर्ट में होता कौन है, जज। लेकिन हम ये कहते हैं जज ने फैसला सुनाया, नहीं, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ये कोर्ट का फैसला है, ये बोला जाता है। तो इसी तरीके से बैठे जरूर आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स होंगे, लेकिन उसको जानेंगे किस नाम से, बुलाएंगे किस नाम से, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के नाम से। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। डन। इतना सा अर्थ था इस चीज का, ज्यादा मत कुरेदना कि ऐसा है वैसा है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर जो केस सुनते हैं वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाते हैं। ओके डन, पक्का। इसके बाद पार्टी, पार्टी कौन है, एक कौन है, योगिता, और दूसरी पार्टी कौन है, श्वेता। दोनों क्या कहलाएंगी, पार्टीज, जिनके बीच में क्या हुआ है, डिस्प्यूट होगा, लेकिन जिनके बीच में अभी क्या बनाया उन्होंने, एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट में जिसका नाम पार्टी की जगह पे लिखा हो वो क्या है जी, पार्टी है। कह रहे पार्टी मीन्स अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। डन। बोलो भाई। इसको भी पेपर में नहीं पूछते हैं कि बता दो पार्टी क्या है, बट आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा उसमें पूरा पैराग्राफ होगा एक बड़ा सा, उसके बेसिस पे 5 सवाल पूछेंगे आपसे, 2-2 नंबर के। ठीक है जी। तो ये अच्छा एक इंस्टीट्यूट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहे तो एक पैराग्राफ में काफी सारी चीजें बता दे और आपसे ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 1 पार्टी क्या होता है और इस केस में पार्टी कौन है। आई बात समझ में? इस तरीके से बना सकते हैं सवाल, समझे क्या? बोलो भाई। डन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो काफी बार आया है एग्जाम में और आ भी सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का अर्थ क्या है? तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 7। बात खत्म। सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस का सेक्शन है उसने इतनी बात कह के मामला फारिग कर दिया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब वो एग्रीमेंट जिसको हम कहां समझाते हैं, सेक्शन 7 में समझाते हैं। और सेक्शन 7 क्या समझाता है, ये समझाता है। आई बात समझ में? बोलो भाई। इस मोमेंट पे हम क्या करेंगे, अभी हम एक बार लुकआउट करेंगे किसको, बेयर एक्ट को। बेयर एक्ट समझते हो? बोलो भाई। पार्लियामेंट जब एक्ट पास करता है, ऑफिशियल गैजेट में जब पब्लिश होता है, ये कह लो वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पूरा एक्ट है और जो पहली बार पब्लिकेशन में आया है, जो पार्लियामेंट से निकल करके आया है एज इट इज, जो फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट कॉपी कह लो, जो फर्स्ट, वो क्या कहलाता है, बेयर एक्ट। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, बेयर एक्ट। ठीक है जी। अब मान लो हम सर्च करें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, तो ये हमारे सामने एक वेबसाइट है जिसपे सारे एक्ट अपलोड किए जाते हैं। ये बेयर एक्ट की कॉपी नहीं है, बेयर एक्ट ऐसा नहीं दिखता कभी भी, पहले बता रहा हूं जी। ठीक है, ये बाद में बनाई गई है पीडीएफ। ये होता है, ये असली कॉपी है एलएलपी एक्ट और स्कैन की गई है। ये आ गई बात समझ में? क्योंकि दिख रहा है फॉन्ट को, आप थोड़ा सा देखोगे ना, स्कैन्ड कॉपी है ये, साइड में मार्किंग्स आ रखी है। जब एक्ट आता है तो ऐसा आता है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, द गजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड लिखा जाता है कि आम बात नहीं है कुछ, ठीक है जी, थोड़ी बड़ी बात है। और बड़ी बात क्या है कि कानून आ गया जी नया। ये वो तारीख है जिस दिन ये पब्लिश हुआ है। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। क्या है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लॉ मेकिंग डिपार्टमेंट है ये सारी चीजें ना धीरे धीरे समझते चलोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी। ये हो लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ बनाने वाली बॉडी, जिसने 9 जनवरी 2009 को, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखी गई है तारीख, क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग एक्ट जो आएगा ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, द फॉलोइंग एक्ट, ये वाला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको असेंट, मंजूरी मिल गई किसकी, प्रेसिडेंट की। किस दिन है, 7 जनवरी 2009 को, और हम इसको पब्लिश कर रहे हैं आज, आम इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको बताने के लिए। क्या
द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एक्ट नंबर 6 ऑफ 2009, यानी कि 2009 में जो जितने एक्ट पास हो रहे हैं उसमें से इसका नंबर क्या है, 6th। क्या है ये एक्ट का टाइटल है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये प्रियम्बल है इस एक्ट का। एन एक्ट की एक्ट आया है टू मेक प्रोविजन, प्रोविजन बनाने के लिए। किस चीज से रिलेटेड प्रोविजन बता रही है, बोलो भाई, फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी। कि एलएलपी कैसे बना सकते हैं, एलएलपी को रेगुलेट कैसे करेंगे। वर्ड क्या लिखा है, एन एक्ट टू मेक प्रोविजन। जब कोई और एक्ट देखोगे ना आप, उनके प्रियम्बल देखोगे तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि ऐसा लिखा होता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू दिस 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 एंड दिस। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, जब उसको ओपन करोगे, कंपनीज एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि क्या लिखा होगा कि एन एक्ट, एक्ट आया क्या करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए। देखो लिखा है ना, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। एक ऐसा कानून जिसको बनाया गया था कंसोलिडेट, इकट्ठा करने के लिए, अमेंड बदलने के लिए। कौन सा कानून, जो कंपनी से रिलेटेड है। लेकिन एलएलपी पहली बार आया है, इससे पहले एलएलपी नहीं होता था। तो ये कैसे लिख दे कि ये एक्ट आया है इकट्ठा करने के लिए और अमेंड करने के लिए किसी लो तो होता ही नहीं था पहले एलएलपी से रिलेटेड। तो यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी गई है, एन एक्ट टू मेक अ प्रोविजन। अभी आया ये। हाँ, आज अगर आप ऐसे बोले, मान लो कि 2025 में नया एक्ट आएगा, एलएलपी एक्ट 2025, ठीक है जी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 होता था, तो इस वजह से लिखना पड़ा, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये जहां पे मैंने खोला है एमसीए की वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको प्रॉपर अपडेटेड कंपनीज एक्ट मिलेगा, प्रॉपर अपडेटेड। और इस वेबसाइट को बहुत प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया है। आपको जो भी सेक्शन पढ़ना है, जो भी चैप्टर का सेक्शन है, क्लिक करो, वो सेक्शन ओपन होगा और जूम करोगे तो वेबसाइट खुद को ऑटो एडजस्ट कर लेगी कंटेंट के अनुसार। ठीक है जी। तो समझे आप, ये वेबसाइट क्या कर लेती है, खुद को ऑटो एडजस्ट कर लेती है एज पर कंटेंट। आपको अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन देखने तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अपडेटेड मिलता है सारी चीजें। बैक टू द टॉपिक, ये ऑफिशियल गजेट होता है जिसमें एक्ट पब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दे लेना, ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है। ये आपको बताएंगे कानून कैसे पढ़ते हैं, कैसे होता है कानून को पढ़ने का तरीका। फर्क देखो, ये एलएलपी एक्ट है और इधर जब मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट ओपन किया तो ये इस तरीके से विजिबल है। क्यों? क्योंकि इसको बाद में तैयार किया गया है। बेयर एक्ट जब आता है, सी शुरू एक्ट शुरू हो गया, ये लिखा हुआ चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। कि इस एक्ट में सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, प्रीलिमिनरी। जैसे कंपनीज एक्ट आपका, अगर जब आप कंपनीज एक्ट देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, सी ये साइड में लिस्ट दी गई है कि कंपनीज एक्ट में चैप्टर हैं जी, 29 चैप्टर्स हैं, अलग अलग हिस्सा होता है। जैसे अपना मॉड्यूल है उसमें अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। मॉड्यूल का नाम क्या रखा, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जिसमें अलग अलग चैप्टर है। हर चैप्टर कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो कंपनीज एक्ट भी एक पूरा एक्ट है जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर बताता है कुछ आम बातें, दूसरा चैप्टर बताता है इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, तीसरा चैप्टर प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट बताता है, फोर्थ चैप्टर शेयर कैपिटल डिवेंचर बताएगा, फिफ्थ चैप्टर आपको अलग चीजें बताएगा, डिपॉजिट चार्ज के बारे में बता, ऐसे अलग अलग टुकड़े तोड़े जाते हैं। हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट में भी चैप्टर्स बने हुए हैं। आप देखोगे ना, पार्ट 1, यानी कि इवन ऐसे समझो कि चैप्टर नहीं पार्ट भी है, 3 पार्ट है, अलग अलग पार्ट अलग अलग बात बताएगा। ये चीज अभी नहीं बताऊंगा। चैप्टर मतलब इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो आपको जनरल प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। चैप्टर 2 को देखोगे तो आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। एक्ट का चैप्टर 3 देखोगे ना तो कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में जानने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई। वेब सीरीज होती है ना, सीजन आते हैं ना, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 1 एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। ये है ज्यूरिस, क्या है तुम्हारी जिंदगी की, वेब सीरीज है एक, ठीक है, JIGL।
सारे अलग अलग चैप्टर क्या हैं, अलग अलग सीजन। सीजन 1 है ना, लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। एपिसोड 3 जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बताएगा। समझे? एंजॉय करोगे ना सब्जेक्ट को, जितना ज्यादा, जितना प्यार से, जितना आराम से आप पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट आपको उतना ही रिटर्न देगा, उतना अच्छा लगेगा, उतना मन करेगा पढ़ने का। पढ़ने ही बैठोगे, बस पढ़ना है, काम दिया याद करना है, लिखना है, और धीरे 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 ऐसा ही हो जाएगा, बर्डन लगना शुरू हो जाएगा, जिंदगी ये लगनी शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं है। जाओ सुनो सर की, आओ करो मन की, फिर जाओ फिर आओ, फिर जाओ फिर आओ, यही लूप पे चल पड़ी जिंदगी। लेकिन अगर इस सोच के साथ आओगे कि आज तो कुछ और जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, उसको मैं खुद समझूंगा घर जाके, फिर किसी दूसरे को समझाऊंगा, बताऊंगा। तुम्हें पता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ये होता है, स्टूडेंट को ही, जो आपका साथी है, आप खुद जब बोल बोल के समझाओगे, इंग्लिश यूज करनी शुरू करोगे, टॉपिक तैयार होने लग जाएंगे आप। और अभी क्या है, कुछ दिन आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका जो विल पावर है, जो सीखने की इच्छा शक्ति है, और जो कंसंट्रेशन है ना, अभी मतलब अल्ट्रा प्रो लेवल पे है। अभी तुम मतलब इस लेवल से सीख रहे हो कि 100% नहीं, आप 200% एक्टिव हो, तो ये चीजें तैयार होती चलेंगी। और जिस दिन ये धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा, भूलने शुरू हो जाओगे। चैप्टर बनाए जाते हैं एक्ट में अलग अलग, हर चैप्टर कुछ ना कुछ सिखाता है। बेयर एक्ट जब आता है, कोई फालतू बकवास नहीं, दिख रहा है कोई इंडेक्स, सीधा चैप्टर शुरू, सेक्शन शुरू। जबकि ये जो बाद में प्रिपेयर किए जाते हैं, इनमें एक इंडेक्स लगा देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे आपको ये चीजें सीखने को मिलेंगे, इतने चैप्टर हैं, इतने पार्ट हैं, इतने सेक्शन हैं, ये प्रोविजन हैं, शेड्यूल्स हैं, फिर शुरू करते हैं। और फर्क देखना, अब सिखाता हूं कुछ चीजें। बेयर एक्ट ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा, और इसमें ना चीजें कैसे बताई जाती हैं समझो। किताब जब खोलोगे तो ऐसे ही खुलेगी, बता दो, यही ओपन करते हैं तो एक पेज इस तरफ होता है, एक पेज इस तरफ होता है। बोलो भाई, समझे क्या? ऐसे ही व्यू आता है बुक का। ये जो एक्ट पब्लिश किए जाते हैं ना, इनको इस हिसाब से पब्लिश किया जाता है कि जब आप ओपन करो तो क्या हो, आपको एक्ट इस अनुसार दिखे कि एक पेज इस तरफ, एक पेज इस तरफ। तो सेक्शन के जो टाइटल होते हैं वो ऐसे ही लिखे जाते हैं, लेफ्ट और राइट मार्जिन में। ठीक है, मान लो अब इसको अगर पब्लिश किया जाए, ठीक है जी, और अगर आप देखोगे तो पहला पेज तो इसी तरफ आएगा। ऐसे तो नहीं पब्लिश होती ना कि आपने ओपन किया, जो गत्ता लगा होता है या जो भी कवर लगा है, और इधर से ही शुरू हो गया, इस तरफ से होता है। सी ये जब प्रिंट होगा तो फर्स्ट पेज ऐसा दिखेगा, इस तरफ में, राइट साइड में आपकी आंखों के ऐसे। तो इसका सेक्शन का टाइटल हमेशा बेयर एक्ट में टाइटल इधर दिए जाते हैं। ये मैं आपको इंटरप्रिटेशन भी सिखा रहा हूं साथ के साथ, कैसे चीजों को पढ़ना है, कैसे। बेयर एक्ट में टाइटल हमेशा साइड में होता है। सी देख लो, चैप्टर 1 ये रहा, सेक्शन 1, ये सेक्शन का टाइटल है। क्या सेक्शन खुद को डिफाइन कर रहा है? कुछ भी डिफाइन कर रहा है? सेक्शन 1 ने खुद को डिफाइन किया है क्या कहीं भी? ध्यान दो और बताओ क्या है। 1 के बाद वो कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा, सीधा क्या शुरू हो जाता है जी, 1 फिर 2 फिर 3। जो सेक्शन, जब सेक्शन खुद को डिफाइन ना करे और सीधा शुरू कर दे, तो वो क्या माने जाएंगे, सब सेक्शन के उसके हिस्से हैं। सेक्शन 1, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ऐसे। और जब आप पेज पलटोगे ऐसे, तो यू नो कि लेफ्ट साइड में आएगा पेज। आप सो जाया करो, नींद पूरी किया करो। कोई परेशानी है घर पे? आपसे बात कर रहा हूं बेटा। हाँ, आपसे, जो आप गर्दन हिला रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे ना बोले सर, उधर मत देखो, आपसे ही बात कर रहा हूं। खड़ी हो जाओ बेटा, आपसे पीछे गुड़िया। हाँ आप, हाँ जी आप। बेटा नींद क्यों आ रही है? बीमार हो? ठीक हो? एक्टिव हो जाओ।
ठीक है, एक्टिव रहो बेटा। अगर कोई परेशानी है उसको सॉर्ट करो, नींद पूरी किया करो, टॉपिक खराब हो जाएगा अपना। और ये बहुत अच्छे लेवल की बात बता रहा हूं, ये नहीं समझी अभी तो फिर कोई नहीं बता पाएगा। सी सेक्शन 2 किस चीज का सेक्शन? डेफिनेशंस का सेक्शन। कहीं भी सेक्शन खुद को डिफाइन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, आ रही है बात समझ में? जब सेक्शन 2 पूरा होगा, ठीक है जी, आगे चलो चलो, 2 चल रहा है, 2 चल रहा है, ये आ गया, चैप्टर 2 शुरू हो गया। और देखो टाइटल अब राइट साइड में आ गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड पेज ऐसे दिख रहा है तो इस तरफ में है टाइटल्स। क्या लिखा है जी? सेक्शन 3 किस चीज का? LLP टू बी बॉडी कॉर्पोरेट। डिफाइन कर रहा है सेक्शन खुद को? नहीं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। सेक्शन 4 जी डिफाइन कर रहा है खुद को, और इसके कोई भी पार्ट है ही नहीं। सेक्शन 5 डिफाइन कर रहा है खुद को। सेक्शन 5 डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या बनेंगे? क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। जब सेक्शन खुद को डिफाइन कर दे, फिर कोई बात बताए तो वो क्लोज कहलाए, और जब सेक्शन अपने बारे में कुछ ना बताए तो सीधा सीधा सबसेक्शन कहलाए। ऐसे समझो। सेक्शन 6 ये रहा टाइटल, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कुछ नहीं बता रहा, सबसेक्शन 1। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट की तरफ जाओगे ना, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 जब खोलोगे, ये रहा सेक्शन 1। ये तो टाइटल है सेक्शन का, बोलो भाई। राइट लेफ्ट में नहीं दिया जाता यहां पे। जैसे ये रहा आर्बिट्रेशन एक्ट, सेक्शन 1 एक्सप्लेन कर रहा है खुद को, नहीं ये तो टाइटल है, इसको तो इग्नोर करो। सीधा क्या आ गया? सबसेक्शन 1। कंपनीज एक्ट में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 टाइटल है, कुछ नहीं बता रहा, तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी, क्लोज ई, क्लोज एफ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 देखो। सेक्शन 2 किस चीज का? डेफिनेशन। क्या सेक्शन 2 खुद को डिफाइन कर रहा है? पहले कर तो रहा है। इन दिस एक्ट अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्स। इस एक्ट में अगर कुछ और ना लिखा गया हो तो, ये सेक्शन 2 कह रहा है पहले, फिर वो कंटेंट दे रहा है। दैट्स द रीजन व्हेन कंपनीज एक्ट इज रेड आउट, सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज 2 क्लोज 3। और जब हम आर्बिट्रेशन में आएंगे, सेक्शन 2, ये तो डेफिनेशन तो हेडिंग है ना, सेक्शन 2 खुद को डिफाइन कर रहा है क्या कहीं भी? तो ये क्या कहलाएगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, क्लोज बी। ये होता है तरीका, ना कि ये जो कुछ बच्चों को दिमाग में आता है, बताया जाता है, सीनियर ने बता दिया कि जी सेक्शन 2 जब भी पढ़ने बैठो तो उसमें हमेशा क्लोज होंगे और बाकियों में सबसेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्शन 7 अगर आप देखेंगे LLP का, कुछ नहीं डिफाइन कर रहा, तो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहलाएगा, ये सबसेक्शन 2 कहलाएगा। 8 खुद को डिफाइन कर रहा है पहले, सेक्शन 8 डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या बनेंगे? क्लोज ए, क्लोज बी। सेक्शन 10 नहीं डिफाइन कर रहा, तो सबसेक्शन 1। ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे होता पढ़ने का तरीका। सेक्शन 11 नहीं डिफाइन कर रहा, तो सबसेक्शन 1 उसने डिफाइन कर दिया, तो उसके अंडर क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। और ये भी खुद को डिफाइन कर दे तो वो सब क्लोज कहलाने शुरू हो जाते हैं। ये होता है एक्ट को पढ़ने का तरीका। और बेयर एक्ट कोई इंडेक्स नहीं देता। बेयर एक्ट में सेक्शन के टाइटल राइट लेफ्ट ऐसे चलेंगे, जैसे जैसे पेज चेंज होगा ऐसे चलते रहेंगे। कोई इंडेक्स नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है, ये कॉपीज इस तरीके की आती हैं भाई, उस समय पे पब्लिश होती थी, उसको स्कैन करके अपलोड किया गया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है, ऑफिस जो गैजेट ऑफ इंडिया है, वहां वेबसाइट पे, मतलब उनकी जो वेबसाइट है उस पे भी लो क्या होता है, पब्लिश होता है। समझे? तो वहां पे सारे कानून आते हैं, वो अलग से डिपार्टमेंट है, उनको पब्लिकेशन के लिए बनाया गया है, उस पे पब्लिकेशंस होती हैं।
एक्ट पब्लिश होते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जो चीजें आती है उनको पब्लिश किया जाता है। ये वो वेबसाइट है जहां पे एक्ट वगैरह इनको पब्लिश किया जाता है कि ये रहा देखो, बिल्स एंड एक्ट अगर आपको देखने हैं, ठीक है जी, रिसेंट में कौन से गजेट आए हैं, वीकली गजेट कौन से हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है, तो यहाँ पे एक्ट अब पब्लिश होते हैं। ई पब्लिकेशन भी होता है, जब भी कोई नया एक्ट आएगा उसको पहले पब्लिश किया जाएगा। स्लो चल रही है ये भी, ये वो वेबसाइट होती है, मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। जैसे ये रहे रिसेंट में कौन कौन से बिल हैं, कौन कौन से एक्ट पब्लिश हुए हैं, किसने पब्लिश किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, किस चीज से रिलेटेड है वो, और लिखा भी जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या क्या चीज है। ये अलग अलग पब्लिकेशंस बताई गई हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन दी है, हमने इसको पब्लिश किया है, इस मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया है। जैसे मान लो ये रहा फॉर एग्जांपल ई गजेट, ये देखो कितनी साफ है, जबकि ये वाली सी। फर्क किस चीज का है, इसको स्कैन करके अपलोड किया गया होगा और ये वो कॉपी है जो प्रिंटिंग में गई है ना। देखो हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। भाई थोड़ी सी कोई अमेंडमेंट वगैरह तो बता रहे हैं, ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं, इसने दी कि ये चेंज करते, ये हम शेड्यूल बता रहे हैं, ऐसे होता है। और वही चीजें सेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश किस दिन, 3 दिन पहले। आई बात समझ में, 15 जुलाई 2025। ये बेयर एक्ट होता है। और अब जहां से ये कहानी शुरू की थी वहीं लेकर के आता हूं। हमने डेफिनेशन पढ़ी, देखो सेक्शन 2, बोलो अब क्या बोलोगे, सेक्शन सबसेक्शन 1 क्लोज ए क्लोज बी। कल आई थी ये बात जब मैंने बोला था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, आपने मेरी तरफ देखना शुरू किया, आप गलत पढ़ा। सेक्शन 2 क्लोज ए, इसको क्लोज 1 बोलो, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज ए सब क्लोज बी। नहीं भाई, यह है पढ़ने का तरीका, कहां पे क्या बोला जाता है। आई बात समझ में। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज बी कहता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब वही एग्रीमेंट जो किसमें बताया है, सेक्शन 7 में बताया है। और लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते तो सही, एक बार देखे तो सही सेक्शन 7 क्या बताता है। ये रहा सेक्शन 7। सेक्शन 7 किस चीज का, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। क्या कह रहे हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ये बताता है इन दिस पार्ट, इस पार्ट में, पार्ट का मतलब क्या सर, आर्बिट्रेशन एक्ट को पार्ट्स में बनाया गया है और आर्बिट्रेशन के बारे में सब कुछ पार्ट 1 में दिया गया है। ये रहा पार्ट 1 आर्बिट्रेशन, उसका चैप्टर 1, ठीक है जी। तो पार्ट 1 का चैप्टर 2 किस बारे में बात करता है, पार्ट 1 का चैप्टर 2 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। इसलिए लिखा है इस पार्ट में, यानी कि आर्बिट्रेशन जब पढ़ने बैठो तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब है इट मींस एन एग्रीमेंट जो किसने बनाया है, बाय द पार्टीज। किस लिए, टू सबमिट, सबमिट करने के लिए क्या, आर्बिट्रेशन में क्या, ऑल सारे या सर्टेन डिस्प्यूट, कौन से डिस्प्यूट, विच हैव अराइजन जो अराइज हो चुके हैं, और विच में अराइज या जो हो सकते हैं, हो जाएं, किसमें, बिटवीन देम उनमें, आपस में। कौन से, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, जिसमें एक लीगल रिलेशन क्रिएट होता है। फिर चाहे पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा नहीं हो रखा, उसको हम एक अलग लेवल पे रखेंगे। इन शॉर्ट ऐसे बताया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे या तो उन सारे डिस्प्यूट्स के लिए जो अराइज हो चुके हैं या कुछ ऐसे डिस्प्यूट जो अराइज हुए थे या इन फ्यूचर हो। आ गई बात समझ में। तो उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। मैं मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा अभी, मैंने आपके सामने एक्ट खोला है, जो कानून जो पब्लिश होता है जिससे ऊपर कुछ नहीं होता, जिसके बेसिस पे कोर्ट फैसला सुनाते हैं, ये वो कानून पढ़ रहे हैं हम, प्योर बेयर एक्ट। आई बात समझ, आई बात समझ। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, सेक्शन 7 बताता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिससे पार्टी सबमिट करती हैं आर्बिट्रेशन में ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट, सारे या कुछ डिस्प्यूट जो हो चुके हैं या हो सकता है हो जाएं उनके बीच में, जो लीगल रिलेशनशिप मतलब लीगली भी वैलिड है, ऐसे समझो। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, हो सकता है नहीं हो रखा, वो बात तो बाद की है। ये सबसेक्शन 1 ने बताया। सबसेक्शन 2 ने बोला आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या हो सकता है, अलग से भी हो सकता है। कैसे,
एक बार सामने स्क्रीन पे फोकस कीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुन लो। मैं आपको यह बात बता रहा हूं अभी, ये कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, ऐसे समझो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, जिसमें यह लिखा है ए और बी के बीच में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट कि ए गुड्स सप्लाई करेगा, कौन से गुड्स होंगे, किस क्वालिटी के होंगे, किस दिन सप्लाई करेगा, कब करेगा, ऐसे ऐसे। बी उसको पेमेंट करेगा, कब करेगा, कितनी करेगा, ये वो सब कुछ लिखा है इसमें। ये कॉन्ट्रैक्ट है किसका? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? ऑफ सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने का। और ये अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है एक, और इसमें लिखा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कि मैं ए और मैं बी आपस में ये डिसाइड करते हैं कि ये जो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कभी हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया या किसी और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, हम तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। और यहां साइन कर रखे हैं दोनों ने अपने। ये सेपरेट है और ये सेपरेट है एग्रीमेंट। लेकिन ये पार्टीज चाहे तो ऐसा भी कर सकती हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसका? सेल ऑफ गुड्स का, गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। सेम वही बात लिख दिया, ये गुड्स सप्लाई करेंगे इस क्वालिटी के, इतने इतने ऐसे ऐसे, बी ऐसे ऐसे, इतने टाइम पे ये पैसे देगा। और इसी में एक पैरा और डाल दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर हमारे बीच में कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको आर्बिट्रेशन के द्वारा सोल्व करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिख दिया। तो क्या इसकी अहमियत नहीं होगी इस वाली आर्बिट्रेशन की? बोलो भाई, होगी अहमियत। तो मैं ये कह सकता हूं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से एक क्लोज डाल दिया हो आर्बिट्रेशन का, और हो सकता है आर्बिट्रेशन सेपरेट भी बना गया हो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या कर रखा है पार्टी, सेपरेट बना रखा है। बोलो भाई, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते कि ये भी हो सकता है? तो यही तो लिखा है एक्ट में। और क्या लिखा है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लोज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट। कभी भी पार्टीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाएंगी तो किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। और अगर वो राइटिंग में है, जब राइटिंग में, तो उसमें क्या होना चाहिए? साइन होने चाहिए पार्टीज की। ये वाला पॉइंट अभी नहीं बता रहा। तो ये ऐसे ऐसी सारी चीजें बताई गई हैं, ये सेक्शन 7 बताता है। और अगर हम मॉड्यूल में पढ़ें, हमारा जो मॉड्यूल बना है अगर आप उसको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम बेयर एक्ट है, वही चीजें लिखी गई हैं। हमने यही पढ़ा कि सेक्शन 7 ये कहता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे पार्टीज सबमिट करती हैं आर्बिट्रेशन में अपने सारे या कुछ डिस्प्यूट जो अराइज हो चुके हैं और जो अराइज हो सकते हैं। डिट्टो है या नहीं बता दो, बस सब सेक्शन हटा दिए। उसके अलावा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्लोज भी हो सकता है या सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को राइटिंग में माना जाएगा, मान लेंगे कि वो राइटिंग में है। अगर वो कैसे है, एक डॉक्यूमेंट बना रखा है साइन करके, या ऐसे है या ऐसे है, तो हम मान के चलेंगे कि उनका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन में है। समझे? बोलो भाई, कब मानते हैं राइटिंग में? तो उसके 3 तरीके बताए हैं कि इस ऐसे भी और ऐसे भी, कि ये वो 3 तरीके हैं जिससे हम क्या मान सकते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका राइटिंग में है। समझे? पहला तरीका, पार्टीज ने ऐसे डॉक्यूमेंट बनाया और साइन कर लिए, हाँ तो है राइटिंग में, दिख तो रहा है। दूसरा, पार्टीज दूर थी, ठीक है जी, तो लेटर्स लिखती थी एक दूसरे को। उस समय में चले जाओ 1996, उस हिसाब से सोचो कि पार्टीज आपस में लेटर्स एक्सचेंज कर रही हैं। उसमें एक पार्टी ने बोला है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरे ने लेटर से ही रिप्लाई किया कि हाँ होना चाहिए। बोले ठीक है मैं मानता हूं हमारे बीच में एग्रीमेंट है, अगले ने भी रिप्लाई किया, मतलब लेटर्स हैं। तो यानी कि लेटर्स में लिखा गया है, टेलेक्स में, टेलीग्राम में, या कोई और तरीका है टेलीकम्युनिकेशन का, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस से ही क्यों ना हो रहा हो, जो एक रिकॉर्ड दे सके। मैंने ईमेल लिख करके भेजा था, सामने वाले ने ईमेल में रिप्लाई किया था, फिर मैंने मेल लिखा था, सामने वाले ने मेल का रिप्लाई किया था, तो उसको भी हम मानेंगे कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है आपका रिटर्न में है। आई बात समझ में? बोलो भाई,
और तीसरा तरीका क्या हो सकता है राइटिंग का, कि पार्टीज के बीच में स्टेटमेंट एक्सचेंज हुई क्लेम और डिफेंस की। ये क्या होता है आगे समझ लोगे, अभी के लिए इतना समझ लो कि जब इन दोनों के, योगिता और श्वेता, जब डिस्प्यूट हुआ तो उस डिस्प्यूट में ना योगिता ने ये लिख के भेजा कि हम इसको आर्बिट्रेशन से सोल्व कर लेते हैं, हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो तो अच्छा है, ऐसा ऐसा लिख दिया। और उसने भी डिनाई नहीं किया, मना नहीं किया है, तो भी मान लेंगे कि इनके बीच में रिटर्न में क्या हो रहा है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट हो रहा है। एक बार ये भूल जाना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस क्या है। अभी इतना समझो कि पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हुई थी क्लेम और डिफेंस की स्टेटमेंट, कि एक पार्टी अपनी बात रख रही है, दूसरी पार्टी डिफेंस में अपनी बात रख रही है। तो उसमें यह जिक्र हुआ है जिसमें बोला गया है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। एक ने इल्जाम लगाए हैं दूसरे पे और दूसरे ने उसको डिनाई नहीं किया है, तो भी हम क्या मान लेंगे कि इनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तभी तो दूसरा मना नहीं कर रहा। सेक्शन 7 ये कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टीज अपना डिस्प्यूट सबमिट करती हैं, किसमें, आर्बिट्रेशन में। कौन सा, सारे डिस्प्यूट या कुछ सर्टेन डिस्प्यूट, कौन से जो हो चुके हैं या हो सकता है हो जाएं। और एग्रीमेंट क्या होता है जी, सेपरेट भी हो सकता है या एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज भी हो सकता है। राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में कब मानेंगे, जब इन 3 तरीकों से है, या तो डॉक्यूमेंट है, या लेटर्स, टेलीग्राम्स, एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्कस हुआ है, या फिर एक पार्टी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में बोला है और दूसरे ने डिनाई नहीं किया है। आ गई बात समझ में, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? और ये वही बात लिखी है, मैंने अभी बताया था ना कि ऐसे एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें अलग से क्लोज डाल दिया कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, द रेफरेंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लोज कॉन्स्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्लोज डाल दिया है या ऐसा लिखा गया है एक कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि हमने पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना रखा है, वही वाला लागू हो जाएगा। एक बायर और सेलर ने शुरुआत में ही क्या कर लिया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लिया, और जब वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो रेफरेंस डाल देते कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है वही लागू होगा। तो मान सकते हैं ना कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आर्बिट्रेशन है उनके बीच में। बोलो भाई, आज से 3 साल पहले इन दोनों ने एक दूसरे से डील करना शुरू किया था, उसी समय इन्होंने क्या बना लिया था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लिया था। ठीक है, उस समय इन्होंने क्या कर लिया था, 3 साल पहले जब ट्रांजैक्शन शुरू की, एग्रीमेंट बना लिया था। अब जब जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो उसका जिक्र कर देते हैं। तो ये लिखा है कि अगर रेफरेंस दी गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी डॉक्यूमेंट की, और उस डॉक्यूमेंट में आर्बिट्रेशन क्लोज है और वो राइटिंग में है, तो हम मान लेंगे कि इस वाले में भी क्या है जी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। इतनी बात समझ में आ गई, ज्यादा कोई काम नहीं दे रहा। ये सेक्शन एक बार दोबारा से पढ़ के आना, और ये क्वेश्चन है, आ भी चुका है पेपर में, ये आपका होमवर्क है। और ये जो टॉपिक मैंने टिक करवाए थे, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़े हैं तो ये भी पढ़ के आना, जैसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गया, और 1-2 छोटे छोटे टॉपिक। आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।